हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेसिमल। आज हम लोग पॉलिटी डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पॉलिटी डिस्कस करी थी नागरिकता तक। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है नागरिकता वाली तो आप देख लीजिए। आपका जो एकदम सीक्वेंस से है वो क्लियर हो जाएगा। मतलब कि नागरिकता के बाद मूल अधिकार पढ़ेंगे, मतलब कि आपको नागरिकता क्लियर हो जाएगी, आपको वहाँ से 1-2 नंबर का बेनिफिट भी हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है मूल अधिकार। ठीक है, आज मूल अधिकार डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मूल अधिकार को। देखिए, मूल अधिकार में सबसे पहले हम लोग जो हमें चीज़ें ध्यान रखनी है वो है कि भाग 3। ठीक है, भाग 3 ध्यान रखना है। ठीक है, मूल अधिकार के लिए हमें भाग 3 ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल अधिकार किस में वर्णित हैं, तो मूल अधिकार भाग 3 में वर्णित हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भाग 3 है, ठीक है ना, भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। ठीक है, भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। तो ये एक चीज़ आप ध्यान रखना कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, भाग 3 को। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 3 में, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो हमारा जो आर्टिकल 12 है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, ठीक है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, 3 चीज़ें। पहला भाग 3, ठीक है, भाग 3। दूसरा है भारत का मैग्ना कार्टा, ठीक है, मैग्ना कार्टा। तीसरी चीज़ है अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर हम लोग जो सारे आर्टिकल हैं एक एक करके सारे मूल अधिकार वो डिस्कस करेंगे। देखिए, जो हमारा संविधान बना था तब हमारे पास 7 मूल अधिकार थे। कितने मूल अधिकार थे? 7 मूल अधिकार थे। अभी अगर वर्तमान में पूछा जाए तो हमारे पास केवल 6 मूल अधिकार हैं। ठीक है, 6 मूल अधिकार हैं, उसके अंदर सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो 7 थे तो 6 कैसे हुआ? तो 44वां संविधान संशोधन जो है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ये जब हुआ था तो जो हमारा 7वां मूल अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, उसको जो है यहाँ से निकाल करके भाग 12 में डाल दिया गया। ठीक है, भाग 12 में डाल दिया गया। और किस आर्टिकल में? आर्टिकल 300 ए में। ठीक है, आर्टिकल 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हमारे पास कितने मूल अधिकार हैं? अभी हमारे पास 6 मूल अधिकार हैं। ठीक है, पहले हमारे पास कितने मूल अधिकार थे? 7 मूल अधिकार थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 7वां मूल अधिकार कहाँ गया, तो 7वां मूल अधिकार जो है वो भाग 12 में चला गया, आर्टिकल 300 का में। ठीक है, 300 ए में। और संविधान संशोधन ध्यान रखना क्योंकि ये पूछा जाता है संविधान संशोधन। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। इतनी चीज़ें ध्यान रखना, ये शुरुआती चीज़ें हैं। अब देखिए, जो हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके, जितने हमारे 6 अधिकार हैं ना, समानता का अधिकार, जैसे समानता का अधिकार दिया हुआ है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार है। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। पांचवा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है। और छठा जो है वो संवैधानिक उपचार का अधिकार है। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल 6 अधिकार हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सारे डिस्कस करेंगे। पहले इनको पढ़ लेते हैं। जो समानता का अधिकार है उसमें हमारे पास दिया हुआ है अनुच्छेद 14 से 18 तक। ठीक है, आर्टिकल 14 से 18 तक का जो हमारे पास है वो समानता या समता का अधिकार में आता है। ठीक है, तो समानता का अधिकार ध्यान रखना, 14, 15, 16, 17, 18, मतलब 5 आर्टिकल जो हैं वो हमारे किस में आते हैं? समानता के अधिकार में। ठीक है, फिर अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार में जो है अनुच्छेद 19, 20, 21, 22। ठीक है, 19, 20, 21, 22 ये सारे आते हैं स्वतंत्रता के अधिकार में। ठीक है, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 इसमें आते हैं। ठीक, फिर अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के लिए आपको 25 से 28 ध्यान रखना है। ठीक है, 25, 26, 27, 28 ये 4 आर्टिकल ध्यान रखना है आपको, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, फिर अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30।
ठीक है, 2 आर्टिकल जो है अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर अगला है जो छठवां है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार है अनुच्छेद 32। ठीक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32। ये टोटल 6 अधिकार हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि जो है, क्योंकि क्वेश्चन बनता है कि समता के अधिकार में कितने आर्टिकल हैं, तो अनुच्छेद 14 से 18 पता होना चाहिए। स्वतंत्रता का अधिकार में 19 से 22 पता होना चाहिए। ठीक है, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 है, और धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं 1 नंबर के। ठीक है, और संस्कृति और शिक्षण संबंधी अधिकार 29 से 30। ठीक है, और ये तो संवैधानिक उपचार जो है अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट वाला जो रिट वाला है। ठीक है, ये अब देखिए यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आपने गौर किया होगा तो आपको मिलेगा कि हमने 14 से लेकर के जो है 32 तक डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पे जो आर्टिकल लिखा है वो हमारे पास 12 से 35 लिखा है। तो मतलब कि शुरुआत का जो 12 और 13 है, ठीक है, 12 और 13 है, वो तो इसमें था ही नहीं। ठीक है, तो हम लोग 12 और 13 को अलग से देखेंगे और बाकी जो बचेंगे, ठीक है ना, उनको भी अलग से देखेंगे। तो सबसे पहले 12 देखते हैं कि आर्टिकल 12 में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 12 में लिखा हुआ है राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है, आर्टिकल 12 में क्या है, स्टेट के बारे में डिफाइन किया गया है। ठीक है, राज्य की परिभाषा दी गई है। ये परिभाषा केवल भाग 3 के प्रयोजन हेतु संदर्भित है। ठीक है, ये परिभाषा केवल भाग 3 के प्रयोजन हेतु संदर्भित है। इस परिभाषा के अनुसार राज्य में निम्नलिखित निकाय आते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो शब्द है राज्य, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं वो बताया गया है। तो सबसे पहले तो राज्य में हमारे पास भारत की सरकार आती है। ठीक है, और संसद आती है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट, ये राज्य की डेफिनेशन में आते हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, सभी राज्यों की सरकार, मतलब जितने स्टेटों की गवर्नमेंट है ना, मतलब जैसे कि यूपी है, ठीक है, यूपी है, एमपी है, राजस्थान है, ये राज्य सरकार इतनी भी हैं, वो भी आती हैं स्टेट में, और उनके विधानमंडल। ठीक है, विधानमंडल भी आता है। फिर स्थानीय प्राधिकारी, ठीक है, स्थानीय प्राधिकारी जो होते हैं वो भी स्टेट में ही आते हैं। ठीक है, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी जो होते हैं वो भी स्टेट में ही आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना कि मतलब कि भारत की सरकार हो गया, संसद हो गया, ठीक है, राज्य सरकारें हो गई, विधानमंडल हो गया राज्य का, ठीक है, और स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी जितने भी हैं वो सारे किस में आते हैं, आर्टिकल 12 में। ठीक है ना, तो ये आर्टिकल 12 आपको यहाँ समझ में आ गया होगा क्या दिया है, उसमें स्टेट के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आप ध्यान रखोगे तो आपको आर्टिकल 12 में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं आर्टिकल 13 क्या है। आर्टिकल 13 में है न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। तो आर्टिकल 13 जो है वो न्यायपालिका को, ठीक है ना, किसको, न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना कि आर्टिकल 13 में क्या है, न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, और जो है, या फिर इसको इस तरह समझें कि जो मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी, आर्टिकल 13 लिखा हुआ है। ठीक है ना, ऐसा अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो उसमें ये उन्होंने ये लिखा है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। ठीक है ना, तो एक तरह से आप ये भी चीज़ ध्यान रख सकते हो। ठीक है, अब देखो ये शक्ति उच्चतम न्यायालय, ठीक है, उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय का जो है अनुच्छेद 226 को प्राप्त है। ठीक है, जो किसी विधि को मूल अधिकारों का उल्लंघन होने के आधार पर गैर संवैधानिक या अवैध घोषित करती है। ठीक है ना, कुल मिलाकर के इसमें बताया गया है कि अगर कोई विधि है, ठीक है ना, वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, ठीक है, तो उसको गैर संवैधानिक और अवैध घोषित कर सकते हैं। ठीक है ना, कौन, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, मतलब कि कुल मिलाकर के यहाँ पे ये बताया, आर्टिकल 13 ये बताता है कि क्या लॉ नहीं है, मतलब विधि शब्द जो है ना, यहाँ पे जो विधि शब्द है यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि क्या विधि नहीं है, मतलब क्या लॉ नहीं है। आर्टिकल 13 बताता है क्या लॉ नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। इतना अगर आपको ध्यान आ गया कि क्या लॉ नहीं है, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 13, मतलब कि ज़्यादातर जितने कानून हैं सारे बताते हैं क्या कानून है, लेकिन आर्टिकल 13 बताता है कि क्या कानून नहीं है। ठीक है, अगर ये शब्द को आप ध्यान रखोगे तो आर्टिकल 13 में कोई दिक्कत नहीं होगी। और आर्टिकल ये जो है अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 26 के तहत जो है, अनुच्छेद
जो 32 है वो सुप्रीम कोर्ट का है और अनुच्छेद 226 जो है ये हाई कोर्ट का है। ठीक है ना, ठीक है, इनको प्राप्त है। जो किसी विधि को मूल अधिकारों का उल्लंघन होने के आधार पर गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा लॉ है जो मूल अधिकारों का वायलेशन कर रहा है, ठीक है ना, तो वो सुप्रीम कोर्ट उसको अवैध घोषित कर सकती है, गैर संवैधानिक घोषित कर सकती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखिए आर्टिकल 13 में, आर्टिकल 13 के अनुसार विधि शब्द को, आर्टिकल 13 के अनुसार विधि शब्द को निम्नलिखित में शामिल करके व्यापक रूप दिया गया है। मतलब आर्टिकल जो 13 है, आर्टिकल 13 के अनुसार विधि शब्द को निम्नलिखित में शामिल कर व्यापक रूप दिया। अब देखना यहाँ पे आर्टिकल 13 के अनुसार विधि मतलब क्या है, स्थायी जो है विधियां हैं, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित जो विधियां होंगी वो स्थायी विधियां होती हैं। मतलब कि विधि क्या होगी ये बताया गया है। तो जो इस स्थायी विधि है उसके बारे में क्या बताया कि जो संसद और राज्य विधानमंडल जो कुछ भी पारित करेंगे उसको स्थायी विधि कहा जाता है। ठीक है, अस्थायी विधि क्या होती है, जैसे राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश, ये अस्थायी विधि है। ठीक है ना, यहाँ बताया जा रहा है कि विधि क्या है, विधि क्या नहीं, मतलब स्थायी विधि क्या है और अस्थायी विधि क्या है उसके बारे में। तो जो संसद और राज्य विधानमंडल हैं वो जो पारित करेंगे वो होगा स्थायी विधि, और जो राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश होंगे, ठीक है, उनको वो होते हैं एक तरह से अस्थायी। ठीक है, मतलब कि राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश प्रत्यायोजित विधान की प्रकृति में संविधान जैसे संविधान साधन, जैसे अध्यादेश हो गया, ठीक है, आदेश हो गया, उपविधि हो गया, नियम हो गया, विनियम हो गया, अधिसूचना, ये जो होते हैं अस्थायी विधि होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्थायी विधि और अस्थायी विधि में ये चीज़ें हैं कि स्थायी विधि क्या है, अस्थायी विधि क्या है। अब अगला है विधि के गैर विधायी स्रोत, जैसे विधि का बल रखने वाली रूढ़ि या प्रथा। ठीक है ना, तो ये विधि के गैर विधायी स्रोत होते हैं, विधि का बल रखने वाली रूढ़ि या प्रथा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें जो दी हुई हैं आर्टिकल, मतलब ये समता का अधिकार है, ठीक है, फिर उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो उसमें जो आर्टिकल दिए हुए हैं उनको एक एक करके देखेंगे क्या क्या दिया है उसमें। ठीक है, तो जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 है उसमें दिया हुआ है समता का अधिकार। ठीक है, ये समता का लेना, यहाँ पे जो है आर्टिकल जो है 14 से 18 में समता का अधिकार दिया हुआ है। अब जो उसमें पहला है, ठीक है, अनुच्छेद 14, उसमें बताया गया है कि विधि के समक्ष समता। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में वो हो गया है, टाइपिंग गलती हो गई है। पे विधि के समक्ष जो है वो समता कर लेना। ठीक है, यहाँ पे क्षमता की जगह समता कर लेना, समता। विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। और जो अनुच्छेद 15 है उसमें कहा गया है कि मूल धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अनुच्छेद 15 इसमें कहा गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है कि विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण, अनुच्छेद 14, और अनुच्छेद 15 में कहा गया है धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। ठीक है ना, अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। ठीक है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। और जो अनुच्छेद 17 है यहाँ पे अस्पृश्यता होगा। ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया, अस्पृश्यता। ठीक है ना, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, और उसका आचरण निषिद्ध। ठीक है, यहाँ पे अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निषिद्ध, मतलब अनटचेबिलिटी वाला जो आर्टिकल है वो जो है आर्टिकल 17 में है। ठीक है, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई भी उपाधियों पर रोक है वो किसमें, आर्टिकल 18 में। ठीक है, तो ये जो है आर्टिकल थे, मतलब कि जो 14 है उसमें विधि के समक्ष समता, मतलब कि जो है लॉ के सामने सभी लोग बराबर होंगे, ये कहने का मतलब है। ठीक है, और विधियों का समान संरक्षण होगा। और जो अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो उसके जो है उसका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर। मतलब कि कोई अगर किसी दूसरे धर्म का है, मतलब कि किसी भी धर्म का है, तो उसका इस आधार पर जो हम लोग जो है
डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि क्या कहते हैं कि वो फला धर्म का है, ठीक है, या फला मूल वंश का है, या उसका लिंग क्या है, ठीक है, या उसका जन्म स्थान है, इस आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है, ये कहने का मतलब है। और लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, ठीक है ना, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें सभी को बराबर अधिकार दिया जाएगा, वो आर्टिकल 16 का यूज़ होता है, ठीक है, आर्टिकल 16 का यूज़ किया जाता है वहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर अस्पृश्यता होगा, ठीक है, यहाँ पर अस्पृश्यता का अंत करने के लिए आर्टिकल 17, मतलब जो अनटचेबिलिटी थी उसको जो है हटाने के लिए आर्टिकल 17 का यूज़ किया गया, जो है जो इसको एक तरह से अनटचेबिलिटी थी उसको अपराध बनाया गया है, ठीक है। और जो आर्टिकल 18 है उसमें सेना या विद्या, मतलब कि अगर जैसे सेना में कोई है तो उसको कोई पदवी दी गई है, और या फिर विद्या में से डॉक्टर हो गया, ठीक है, ये सेना में है, कर्नल वगैरह ये चीज़ें होती हैं, तो वो तो सम्मान ठीक है, लेकिन कोई उपाधि जैसे पहले होते थे ना, राजा महाराजा, जैसे महाराजा महाधिराज या चक्रवर्ती सम्राट, इस तरह के जो लोग होते थे, ये अपने नाम के आगे इस तरह की चीज़ें नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 18 में ये चीज़ मनाही है, ठीक है, मतलब सेना के द्वारा जो कुछ दिया जाएगा उपाधि और विद्या संबंधी उपाधि, इन्हीं सबको मान्य रखा गया और बाकी हटा दी गई है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो समता का अधिकार डिस्कस किया है, ठीक है। ये सारे आर्टिकल अब जो बचे हैं 19 से लेकर के 35 तक, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग करी है मूल अधिकारों की, ठीक है, काफ़ी बड़ा एक तरह से चैप्टर है ये। तो मूल अधिकार के बारे में शुरू में कुछ बेसिक डिस्कस किया, ठीक है, जितने अधिकार हैं 6 उनके बारे में देखा, 7वां अधिकार कहाँ चला गया वो भी देखा, ठीक है। आर्टिकल 12 को हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, आर्टिकल 13 को पढ़ा, ठीक। और फिर जो आर्टिकल 13 में विधि शब्द का क्या मतलब है, ठीक है ना, स्थायी विधियाँ अस्थायी विधियाँ ये पढ़ा, ठीक है। और फिर जो है समता का अधिकार में कौन कौन से आर्टिकल हैं, उनमें क्या आर्टिकल्स में क्या क्या दिया गया है, ठीक है, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। अब जो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 35 तक, ठीक है, आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 35 तक, ठीक है। और इससे पहले अगर आपने नागरिकता वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लीजिए, ठीक है, तो आपका जो है भाग 2 वाला पार्ट जो है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक जो है वो पूरा नागरिकता वाला वो आपका हो जाएगा, वहाँ से 1-2 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।